Evening, myself Vivekanand Mishra, and today we are going to study mechanism of coagulation. तो फ्रेंड्स हम देखेंगे बॉडी में जो ब्लड का कोगुलेशन होता है ट्रॉमा होने पे या किसी टिश्यू के इंजरी होने पे जो ब्लड का कोगुलेशन होता है उसका मैकेनिज़्म क्या है। तो वो मैकेनिज़्म देखने से पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारे ब्लड में जो कि कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फ्रेंड्स वो टोटल 13 फैक्टर्स होते हैं जो कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोगुलेशन मतलब जो ब्लड होता है उसका थक्का जम जाना। जैसे ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग के बाद कुछ देर बाद कुछ सेकंड्स बाद ब्लड जो होता है अपने आप क्लॉट हो जाता है, थक्का जम जाता है, उसको बोलते हैं कोगुलेशन। तो अब हम सारे फैक्टर्स के नाम देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि फैक्टर 1 फाइब्रिनोजेन, फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 3 टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 4 कैल्शियम, फैक्टर 5 प्रोएस्लरिन और लेबाइल फैक्टर। फैक्टर 6 जो होता है वो ऐसा माना जाता है कि फैक्टर 6 ब्लड में नहीं होता है। तो फैक्टर 7 प्रो कन्वर्टिन और स्टेबल फैक्टर, फैक्टर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर, फैक्टर 10 स्टुअर्ट प्रॉवर फैक्टर, फैक्टर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, फैक्टर 12 हेजमैन फैक्टर और ग्लास फैक्टर, फैक्टर 13 फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो फ्रेंड्स ये हो गए सारे कोगुलेंट फैक्टर जिसको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद अब हम देखते हैं मैकेनिज़्म ऑफ कोगुलेशन। तो फ्रेंड्स मैकेनिज़्म ऑफ कोगुलेशन में जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो कैल्शियम और जो फिफ्थ फैक्टर होता है उस जो कैल्शियम और प्लेटलेट के प्रेजेंट में वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। और फिर थ्रोम्बिन जो होता है वो फाइब्रिनोजेन में कन्वर्ट होता है। और फाइब्रिनोजेन जो होता है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। तो उसके बाद जो होता है फाइब्रिन स्टेबलाइज नहीं होता है तो फैक्टर 13 जो होता है वो एक्टिवेट होता है और वो फाइब्रिन को स्टेबलाइज करता है। जो फैक्टर 13 होता है वो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है, वो इसको स्टेबल करता है। उसके बाद ब्लड क्लॉट शुरू होता है। फ्रेंड्स ये है मैकेनिज़्म ऑफ कोगुलेशन। लेकिन ये मैकेनिज़्म ऑफ कोगुलेशन दो अलग अलग तरीके से होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक सिस्टम में मतलब अंदर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सिस्टम मतलब बाहर। इंट्रिंसिक जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर होता है जो मैकेनिज़्म, और जो एक्सट्रिंसिक होता है जो कि बाहर होता है। तो हम देखते हैं वो मैकेनिज़्म। द इंट्रिंसिक pathway is triggered by an injury to a blood vessels leading to contact of blood with the subendothelial collagen tissue and release of phospholipid from platelets। जो इंट्रिंसिक पाथवे मतलब जो हम लोग का ब्लड वेसल्स होता है उस ब्लड वेसल्स में जो इंडोथीलियल्स होते हैं, इंडोथीलियल्स मतलब जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी जो सबसे लास्ट वाली इनर लेयर होती है जिससे जो ब्लड वेसल्स की सबसे इनर लेयर होती है जो एक मेम्ब्रेन का काम करती है, उसके अंदर वाली जो लेयर होती है सब इंडोथीलियल लेयर, उससे ब्लड का कांटेक्ट हो जाता है। तो मतलब अगर ब्लड वेसल्स में अंदर कहीं चोट लगी या कहीं टिश्यू ट्रॉमा, कहीं इंजरी हुई तो जो ब्लड का कांटेक्ट होगा सब इंडोथीलियल कोलेजन टिश्यू से होगा। और जहाँ से वहाँ पे प्लेटलेट प्रेजेंट होते हैं, वहाँ प्लेटलेट से फॉस्फोलिपिड रिलीज होगा और फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो इंट्रिंसिक सिस्टम जो अभी हम पढ़े हैं उसमें क्या होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजेन और कैलिक्रेन प्रेजेंट होता है जिससे कि जो फैक्टर 12 होता है वो एक्टिवेट होता है। फैक्टर 12 एक्टिवेट होता है। फिर उसके बाद हाई मॉलिक्यूलर किनिनोजेन के प्रेजेंट में जो फैक्टर 11 होता है वो प्रेजेंट होता है। फिर फैक्टर 11 के बाद फैक्टर 9 एक्टिवेट होता है और फैक्टर 9 के बाद फैक्टर 10 एक्टिवेट होता है जो कि फैक्टर 8 एक्टिवेट होता है। फैक्टर 8
और कैल्शियम और प्लेटलेट के प्रेजेंस में फैक्टर 10 एक्टिवेट होता है, और फैक्टर 10 के बाद फैक्टर 5 एक्टिवेट होता है, और फैक्टर 5 एक्टिवेट होने के साथ वहाँ पे कैल्शियम और प्लेटलेट प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन में वो कन्वर्ट होता है। और फिर ये था अभी इंट्रिंसिक सिस्टम, और फिर उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में होता है, थ्रोम्बिन से फिर फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन में, और फिर जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो एक्टिवेट होता है और वो फाइब्रिन को स्टेबलाइज करता है। ये सारे फैक्टर्स ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, एक्टिवेट होते हैं अपने आप। फिर उसके बाद जो ये इंट्रिंसिक सिस्टम था, अब हम एक्सट्रिंसिक देखते हैं। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर कहीं टिश्यू ट्रॉमा हुआ तो इंट्रिंसिक पाथवे, दिस पाथवे इज ट्रिगर्ड बाय ए ट्रॉमा, ये ट्रॉमा की वजह से ये ट्रिगर होता है, विच कॉजेज द रिलीज ऑफ टिश्यू फैक्टर, जिससे टिश्यू फैक्टर और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है जिस टिश्यू में चोट लगी है। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 3 एक्टिवेट फैक्टर 7A, मतलब 7, यहाँ 7A जो लिखा है, ए मतलब एक्टिवेट होना। along with calcium means in present of calcium, phospholipid and thromboplastin, 7 जो है वो कन्वर्ट्स फैक्टर 10 इंटू एक्टिवेटेड फैक्टर। मीन्स पहले फैक्टर 7 एक्टिवेट हुआ, फिर फैक्टर 7 ने फैक्टर 10 को एक्टिवेट किया। आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10 आइदर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे, द कॉमन पाथवे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट ऑकर्स। मतलब यहाँ पे जो फैक्टर 7 एक्टिवेट हुआ था उसके बाद क्या होता है, फैक्टर 10 एक्टिवेट होता है। उसके बाद जो चीज़ इंट्रिंसिक सिस्टम में हुआ था, फैक्टर 10 एक्टिवेट होता है। उसके बाद फैक्टर 10 फैक्टर 5 को एक्टिवेट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 5 एंड कैल्शियम एंड प्लेटलेट्स। प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में, और फिर उसके बाद फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन में, फिर उसके बाद फैक्टर 13 एक्टिवेट होता है और फाइब्रिन को स्टेबलाइज करता है। फ्रेंड्स वही यहाँ पे दिया हुआ है, द कॉमन पाथवे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट ऑकर्स। उसमें फिर क्या होता है, फैक्टर 10 जो होता है वो एक्टिवेट होता है अलॉन्ग विथ फैक्टर 5 फॉस्फोलिपिड एंड कैल्शियम, फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन, द फाइब्रिन थ्रेड्स, thrombin converts fibrinogen to fibrin in presence of calcium. Thrombin can also activate factor 13 which stabilize the clot formed. ये होता है mechanism of coagulation. थैंक यू फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स जो HMW लिखा है इसका मतलब हाई मॉलिक्यूलर वेट। थैंक यू।